नमस्कार विद्यार्थियों, इस सत्र में आपका स्वागत है। आज का सत्र प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों पर है। हम जानते हैं कि भारत के साथ साथ विकासशील देशों में विभिन्न विकास क्षेत्रों में प्रसार शिक्षा लोकप्रिय होती जा रही है। प्रसार शिक्षा का दर्शन प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों को रेखांकित करता है। क्योंकि प्रसार शिक्षा की अहमियत बढ़ रही है, इसलिए हमें इस अनुशासन के बारे में अधिक व्यवस्थित तरीके से सीखना होगा। पिछले सत्र में हमने प्रसार शिक्षा के इतिहास, विकास और अवधारणा के बारे में जाना था। इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में भी हमने विस्तार में चर्चा की। भारत में प्रसार शिक्षा का क्या महत्व है? कृषि प्रसार, गृह विज्ञान प्रसार, पशु चिकित्सा प्रसार, उद्योग प्रसार और ऐसे कई उभरते विषयों में कैसे यह अन्य विभागों में भी उपयोगी सिद्ध हो रहा है, हमने इन सभी पर चर्चा की थी। तो इसे ध्यान में रखते हुए प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों को समझना वास्तव में जरूरी हो जाता है। यदि आपको कभी प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में चेंज एजेंट के तौर पर काम करने का मौका मिलता है, तो आपके लिए ये जरूरी हो जाता है। तो चलिए प्रसार शिक्षा के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा शुरू करते हैं। आइए पहले इसके उद्देश्यों पर चर्चा करें। इस सत्र के अंत तक आप इसके सिद्धांतों के माध्यम से प्रसार शिक्षा की अवधारणा समझ पाएंगे। आप प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों को समझने और लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए इन्हें लागू कर पाएंगे। अब पहला सिद्धांत और प्रसार शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है हितों और जरूरतों का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट्स एंड नीड्स भी कहा जाता है। बतौर प्रसार कार्यकर्ता आपको लोगों के हितों और जरूरतों के साथ शुरुआत करनी होगी। न केवल प्रसार कार्यकर्ता के हित के लिए, बल्कि समुदायों में लोगों की अनुभूत आवश्यकता ऐसी तत्काल जरूरतें होती हैं जिनमें लोगों की भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। तो गैर अनुभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? ये ऐसी जरूरतें होती हैं जिनका तत्काल समाधान करने की जरूरत नहीं होती है। प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार एजेंसी जिससे आप जुड़े हैं, हमें लोगों की जरूरतों और हितों के मुताबिक वास्तविक जरूरतों में ढलना होता है। ऐसी जरूरतें जो व्यक्तियों, समूहों, समुदाय और राष्ट्रीय हितों को संतुष्ट कर सके। ऐसी जरूरतें जो उपलब्ध संसाधनों से पूरी की जा सकती हैं और जिन जरूरतों को पहले पूरा किया जाना चाहिए, इसलिए ये लोगों की अनुभूत आवश्यकताएं हैं। उदाहरण के लिए, गांव में आज भी एक प्रमुख आवश्यकता डॉक्टर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जरूरत होती है, क्योंकि स्वास्थ्य एक प्राथमिक रुचि और महत्व का मुद्दा है और ये एक प्रमुख मानवीय जरूरत भी है। अगला सिद्धांत संपूर्ण परिवार दृष्टिकोण का सिद्धांत है, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली अप्रोच कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इस सिद्धांत के नाम से स्पष्ट हो जाता है कि प्रसार के काम में निश्चित रूप से लिंग या उम्र को देखे बिना परिवार के सभी सदस्यों पर विचार किया जाता है। इसलिए निर्णय लेने में परिवार के सदस्यों का बहुत प्रभाव होता है। तो इसका मतलब है परिवार के सभी सदस्यों को विकसित करना होगा, उन्हें समान रूप से विकसित करना होगा और ये उन सभी को विकास प्रक्रिया में शामिल करने से ही संभव हो सकता है। इससे सामूहिक निर्णयों में मदद मिलती है, क्योंकि यदि लोगों और परिवारों के बीच आपसी सहमति होती है तो घर के ऐसे सदस्यों के लिए निर्णय लेना आसान हो जाता है जो प्रसार का काम करते हैं। तो पारिवारिक व्यवसाय या उद्यम के प्रबंधन में भागीदारी के माध्यम से सामूहिक निर्णय होते हैं। ये धन प्रबंधन किसी उद्यम के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने या सांस्कृतिक प्रथाओं जैसी लाभकारी प्रथाओं की स्वीकार्यता बनाने आदि में भी मददगार साबित होता है। उदाहरण के लिए महिला सहकारी समितियां या स्वयं सहायता समूह, जिन्हें आमतौर पर एसएचजी कहा जाता है, वैज्ञानिक लाभ और स्वास्थ्य और पोषण के लिए मौसम के हिसाब से खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना संपूर्ण परिवार के दृष्टिकोण के उदाहरण हैं। तो एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत ग्रास रूट्स प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए किसी भी तरह का प्रसार कार्य या गतिविधियां लोगों से, जमीनी स्तर से शुरू होती हैं। इसलिए प्रसार कार्य को टॉप डाउन अप्रोच की बजाय बॉटम अप अप्रोच का पालन करना पड़ता है। इसलिए प्रसार कार्य को वास्तविक और प्रभावी बनाने के लिए यह लोकतंत्र का एक अच्छा मिश्रण होना चाहिए।
क्योंकि यह लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों का होगा। इसे एक परिवार या स्थानीय समूहों के स्तर पर हासिल किया जाएगा। हमें लोगों की भागीदारी से ही प्रसार कार्य शुरू करना होगा। इसलिए ये कार्यक्रम स्थानीय लोगों की प्राथमिकताओं पर आधारित होना चाहिए। आप कोई ऐसी गतिविधि शुरू नहीं कर सकते जो लोगों की पसंद के खिलाफ हो। तो साथ ही इसमें परिवार और ग्राम समुदाय के स्तर पर एक संगठन की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि पंचायतों को सामाजिक संस्थाओं के रूप में, जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद शामिल होते हैं। इसी तरह युवा क्लब, महिला समूह और ऐसे दूसरी संस्थाएं भी संगठनों में भूमिका निभा सकते हैं। एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत है, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में एक बहुलवादी समाज है। भारत में अनेक संस्कृतियां मिलजुल कर रहती हैं। हम देख सकते हैं कि एक ही गांव में सांस्कृतिक अंतर मौजूद होते हैं, तो उनके जीवन के तरीके, आदतों, मूल्यों, दृष्टिकोण, धर्म और रीति रिवाजों में अंतरों को महसूस किया जा सकता है और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। आपको जानकारी होगी कि जब आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि गांव के भीतर रहने वाले लोगों के बीच संस्कृतियों में, उनके खान पान के तरीकों में या समारोह आयोजित करने के तरीकों आदि चीजों में बहुत अंतर होता है। विभिन्न संस्कृतियों के लिए अलग अलग दृष्टिकोण और प्रसार की जरूरत होती है। आप विभिन्न संस्कृतियों के लिए केवल एक दृष्टिकोण का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की संस्कृति का सम्मान किया जाना चाहिए, और फिर ये सकारात्मक रूप से बिल्कुल आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ जैन समुदाय का एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूंगी, जो लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करता है। इसलिए जब उन्हें पौष्टिक आहार तैयार करने के बारे में जानकारी दी जाए, तो उनके आहार में ये चीजें शामिल ना करें। इसके बाद सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत आता है। आप जानते हैं, प्रसार प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे बदलाव आते हैं। प्रसार कार्यकर्ताओं को उस क्षेत्र की सांस्कृतिक मूल्यों, पारंपरिक मान्यताओं, प्रथाओं के मिथकों और ग्रामीणों की वर्जनाओं के कारण समाज में मौजूद सीमाओं को समझना चाहिए। इसलिए जब आप समुदाय की आवश्यकता का आकलन करते हैं, तो आप स्वयं शुरुआत से ही शुरू करना होता है। और उसके बाद जब आप अपनी गतिविधियां शुरू करते हैं, ऐसी सांस्कृतिक प्रथाओं का कभी-कभी सामाजिक ढांचे पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए एक बहुत ही जरूरी उदाहरण जिसका मैं यहाँ जिक्र करना पसंद करूंगी, वो है लड़कियों की कम उम्र में शादी कर देना। भारतीय समाज में आज भी आम बात है। इस तरह की प्रथाओं को बदलने के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन की कोशिशें की जानी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं, इस मामले में शादी के तुरंत बाद बच्चे के जन्म से किशोर लड़की की सेहत पर असर पड़ेगा। तो सांस्कृतिक परिवर्तन के दौर में यह आपको एक प्रसार कार्यकर्ता और आपकी टीम के रूप में प्रक्रिया के दौरान होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने योग्य बनाएगा। आप समुदाय में लोगों के बीच हो रहे परिवर्तनों या बदलावों को जान सकेंगे। आप ये भी जान सकेंगे कि वे किस तरह से अपने जीवन में बाधा या नकारात्मक असर डालने वाली सामाजिक प्रथाओं को बदल रहे हैं, और साथ ही आप उनके बदलावों को स्वीकार करने लगेंगे और उसके अनुसार स्वयं को ढाल सकेंगे और उनकी बेहतरी के लिए और बदलाव भी कर सकेंगे। सतत शिक्षा प्रक्रिया का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोसेस, जैसा कि हम पिछले सत्र में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, प्रसार शिक्षा एक सतत और हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक समयबद्ध गतिविधि नहीं है, क्योंकि प्रसार कार्य कभी समाप्त नहीं होता है। प्रसार से संबंधित समस्याएं और समाधान की प्रकृति बहुत तीव्र गति से बदलती है। इसलिए समुदाय में लोगों की जरूरतें और प्रशिक्षण की जरूरतें और संसाधन बार बार बदलते रहते हैं। अतः प्रसार की प्रकृति, प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया बहुत गतिशील हो जाती है। तो प्रसार एक सतत शिक्षा प्रक्रिया है। इसके अलावा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में संसाधन संकुचित होते जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे संसाधन समाप्त भी हो रहे हैं। तो मौजूदा संसाधनों से जरूरतों को पूरा करने और क्रमागत प्रबंधन और उनके विकास के लिए प्रसार एक सतत शिक्षा प्रक्रिया है और इसे हमेशा जारी रखना होगा। यह कभी समाप्त नहीं होगा।
सहयोग का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन कहा जाता है, यह प्रसार शिक्षा का एक बहुत ही लोकप्रिय सिद्धांत है। इस प्रक्रिया के तौर पर प्रसार बिना सहयोग के नहीं चल सकता है। ग्राम समुदाय के अधिकांश सदस्य स्वेच्छा से ऐसी परियोजना को पूरा करने में सहयोग करेंगे जिसे शुरू करने का वे सामूहिक निर्णय लेते हैं। तो अगर किसी समुदाय के लोग अपने स्वयं के उपयोग और लाभ के लिए, अपनी बेहतरी के लिए कोई परियोजना शुरू करने का निर्णय लेते हैं, तो वे उस गतिविधि को करने के लिए स्वेच्छा से सहयोग करेंगे। यहाँ सहयोग के सिद्धांत का महत्व सामने आता है, तो इससे उनका एक दूसरे के लिए सहयोग भी बढ़ता है। विचारों के आदान प्रदान और आपसी बंधन और सहयोग मजबूत होने से उनके बीच हम और हमारा की भावना भी मजबूत होती है। कई देशों के अनुभवों से पता चलता है कि अब लोग बहुत आश्वस्त और गतिशील हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें अपने स्वयं के जीवन से जुड़े फैसले लेने की स्वतंत्रता थी। उन्हें जिम्मेदार बनाया गया था और वे कुछ गतिविधियों को करने के लिए अपने स्वयं के जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं और इससे उन्हें गांवों में स्वयं परियोजनाओं को शुरू करने में मदद मिली। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा, उनकी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ी और वे परिवारों और समुदायों की बेहतरी के लिए आगे सहयोग करने की इच्छा बढ़ गई है। स्वैच्छिक भागीदारी का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी पार्टिसिपेशन भी कहा जाता है। तो पिछले सिद्धांत में हमने सहयोग और स्वैच्छिक भागीदारी के बारे में चर्चा की। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। प्रसार शिक्षा तभी सफल होती है जब लोग स्वेच्छा से प्रसार कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं। अगर किसी को कोई काम या कार्यक्रम पसंद नहीं है या वे उसके खिलाफ हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति को उस काम या खास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विवश नहीं कर सकते। अगर किसी को इसके लिए विवश किया जाता है, तो ऐसे में कोई भी सकारात्मक रूप से भाग नहीं ले सकेगा और इस प्रक्रिया में उनकी रुचि समाप्त हो जाएगी। इसलिए बतौर प्रसार कार्यकर्ता आपको लोगों को उन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते रहना होगा जो उनकी बेहतरी और उनकी आर्थिक क्षमता, उनकी सामाजिक क्षमता और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तैयार किए गए हैं। लोगों को किसी भी काम में जोड़ने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। जब वे स्वेच्छा से भाग लेना शुरू कर देंगे, तो वे कार्यक्रम के लाभों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और भी सकारात्मक रूप से भाग ले सकेंगे। इससे प्रसार शिक्षक के काम में भी आसानी होगी। स्थानीय तकनीकी ज्ञान का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज भी कहा जाता है। प्रसार कार्यकर्ताओं के तौर पर अक्सर हम सोच लेते हैं कि गांव में पहले से मौजूद ज्ञान उपयोगी नहीं है, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि स्थानीय तकनीकी ज्ञान के लाभ, फायदे होते हैं। प्रसार कार्यकर्ताओं को इस ज्ञान का उपयोग करने के बारे में लोगों के लिए तार्किक कारण और लाभों की पहचान करके मौजूदा सामुदायिक संसाधन के रूप में इसका प्रयोग करने के महत्व को समझना चाहिए। स्थानीय तकनीकी ज्ञान स्थानीय लोगों द्वारा कई पीढ़ियों से विकसित और संजो कर रखा जाता है। अगर प्रसार कार्यकर्ता को ये ज्ञान सही लगे, तो प्रसार कार्यकर्ताओं को इसे बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नई तकनीक स्थानीय लोगों के काम की ना हो क्योंकि वे इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वे इसका प्रयोग करने के लिए तैयार ना हो और वे इस नई तकनीक का प्रयोग करने में झिझक भी सकते हैं। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को स्थानीय स्थिति में पहले से मौजूद स्थानीय तकनीकी ज्ञान का उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए और इसे लागू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, खेतों में पक्षियों तथा पशुओं को डराने के लिए पुतली का उपयोग हमें आज भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार खाद्य संरक्षण के पारंपरिक तरीकों के विभिन्न तरीकों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसलिए ये सभी बहुत उपयोगी हैं और इनका उपयोग और प्रचार किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग और सीइंग इज बिलीविंग की बात करते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हम कुछ देखते हैं तो हम उस पर विश्वास करते हैं और हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम प्रक्रिया को सीखते हैं। इसलिए सुधार के लिए प्रेरणा स्वयं लोगों से आनी चाहिए और उन्हें इसमें भाग लेना चाहिए और वास्तव में उन्हें काम करके ही नए विचारों का अभ्यास करना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता लोगों को सीधे तौर पर भाग लेकर नई चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं और स्वयं अभ्यास करने की प्रक्रिया में वे कभी नहीं भूलेंगे कि उस प्रक्रिया को कैसे करना है। उदाहरण के लिए, बहुत पौष्टिक व्यंजन बनाना,
इसलिए जब किसी चीज को करने का तरीका बताया जाता है तो कुछ करके सीखने का सिद्धांत या क्रियामूलक सिद्धांत कारगर साबित होता है। मान लीजिए आप महिलाओं या पुरुषों के एक समूह को आहार बनाना सिखाते हैं जो किशोर लड़कियों या छोटे बच्चों के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। तो वे इस प्रक्रिया को विधि प्रदर्शन प्रक्रिया के माध्यम से सीखेंगे, जो कि प्रसार शिक्षा में उपयोग की जाने वाली एक बहुत प्रसिद्ध प्रक्रिया है। देखे हुए पर ही विश्वास करने का सिद्धांत परिणाम प्रदर्शन की प्रसार विधि पर लागू होता है, जिसमें आप पूरी विधि का परिणाम दिखाते हैं। तो वे परिणाम देखते हैं और वे मानते हैं कि इसे किया जा सकता है और यह संभव है कि वो भी इसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एनीमिया से पीड़ित महिलाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर उगाई गई पालक से आयरन के भरपूर व्यंजन तैयार करना ताकि उनका हेमोग्लोबिन स्तर बढ़ाया जा सके। नेतृत्व का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, यह प्रसार शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बिना प्रसार बहुत ही असंरचित हो जाता है। प्रसार शिक्षा स्थानीय स्वैच्छिक नेतृत्व के विकास की मांग करती है। तो प्रत्येक समाज में, हर एक समुदाय में कोई न कोई स्थानीय नेता होता है जो स्थानीय विचारों के संरक्षक होते हैं। उस क्षेत्र के अनेक लोग उनकी सलाह एवं उनकी बात मानते हैं और वे उन पर काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को नए विचारों के बारे में समझाने के लिए तैयार किया जा सकता है, ताकि इन स्थानीय नेताओं को गांव के लोगों तक नए विचारों को पहुंचाने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जा सके। हमारे प्रसार कार्यकर्ता उन्हें पढ़ा भी सकते हैं। इन नेताओं को यह भी सिखाया जा सकता है कि इस ज्ञान को गांव के लोगों, नेताओं या संभावित नेताओं तक कैसे पहुंचाया जाए। ऐसे नेता सभी समुदायों में मौजूद होते हैं और उनके विकास और कार्य प्रदर्शन को अनुमति देने और प्रोत्साहित करने के लिए वातावरण बनाया जाना चाहिए। गांवों में हमारे पुराने संगठित समूह और नेता भी होते हैं। हमें बदलाव के प्रचार में इनको भी महत्व देना चाहिए। यदि उन्हें नए कार्य सौंपे जाते हैं तो यह निश्चित रूप से उन्हें दूसरों के साथ नेतृत्व की भूमिका साझा करने के लिए प्रेरित करेगा। उदाहरण के लिए कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रसार में ग्राम नेताओं या प्रमुख व्यक्तियों की भूमिका। समन्वय और सहयोग का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। इसलिए इस सिद्धांत के अंतर्गत दो पहलू एक साथ चलते हैं। किसी भी प्रकार के व्यवसाय या काम को उपयोगी एवं सफल बनाने के लिए इसे किसी पेशे में शामिल अन्य हितधारकों के साथ समन्वित करना होता है। ऐसा किसी भी संस्था या किसी कंपनी में होता है। प्रसार में भी यही सच होता है। प्रसार शिक्षा में सहयोग भी बहुत जरूरी होता है। इसके बिना प्रसार शिक्षा के लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए किसी प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए वैज्ञानिकों, प्रयोगशालाओं और सरकार के साथ सहयोग करना, और फिर आप एक प्रसार कार्यकर्ता के रूप में गांव के लोगों सहित सभी हितधारकों को शामिल करके सभी गतिविधियों में मदद और समन्वय कर सकते हैं। शिक्षण विधियों के उपयोग में अगला सिद्धांत समायोजन का सिद्धांत या द प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी है। प्रसार एजेंटों को बड़ी संख्या में शिक्षण विधियों की जरूरत होती है, जिससे वे लोगों की संस्कृति के लिए प्रभावी और सबसे उपयुक्त एक विधि का चयन और संशोधन कर सकें। तो प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों की बहुत सी विधियां सभी के लिए उपयोग नहीं होंगी। अर्थात लोगों के विभिन्न समूहों के लिए अलग अलग तरीकों की जरूरत होती है। कोई एक ही शिक्षण पद्धति सभी परिस्थितियों में प्रभावी नहीं होती है। उदाहरण के लिए प्रदर्शन सभी स्थितियों में उचित नहीं होते हैं, क्योंकि सभी लाभार्थी प्रदर्शन देखने के लिए नहीं आ सकते। इसी प्रकार पढ़ने की सामग्री सभी के लिए काम की नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और इसी तरह रेडियो कार्यक्रम भी ऐसे लोगों के काम नहीं आता है जिनके पास रेडियो नहीं है। इसलिए नई परिस्थितियों और नई स्थितियों के अनुसार से नए तरीके अपनाए जाने चाहिए। इसलिए एक प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार विशेषज्ञ होने के कारण समुदाय के पास मौजूद संसाधनों के आधार पर बहुत लचीले ढंग से चेंज एजेंट या परिवर्तक के तौर पर काम करना होता है। शिक्षण विधियों के उपयोग में भी समुदाय के सदस्यों के लिए लचीलापन होना चाहिए। शिक्षा, आयु, लिंग के मामले में अलग अलग सदस्यों की जरूरत के हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि यही वे लोग हैं जो बदलाव का स्वागत करते हैं।
अनुप्रयुक्त विज्ञान और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का सिद्धांत या द प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड साइंस एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच। इस सिद्धांत के अंतर्गत लोगों की समस्याओं को वैज्ञानिकों के पास ले जाया जाता है। यहाँ अनुप्रयुक्त विज्ञान का सिद्धांत और उसकी भूमिका आती है। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, प्रसार शिक्षा एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है जो विभिन्न विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों और व्यवहार विज्ञानों से मिलकर बना है। इसलिए लोगों की समस्याओं को वैज्ञानिकों के पास ले जाया जाता है। ये वैज्ञानिक उन पर प्रयोग करते हैं और उनका समाधान ढूंढते हैं। प्रसार कार्यकर्ता प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक निष्कर्षों को इस तरह लागू करते हैं कि लाभार्थी अपने आप ही उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना सके। दर्शन और व्यवहार दोनों में लोकतांत्रिक होने के कारण प्रसार प्रतिभागियों के सामने सभी संभावित वैकल्पिक समाधान रखता है, गुणों के बारे में आपसी चर्चा करता है कि लाभार्थियों के लिए ये लाभदायक है या नहीं, और फिर लोग ये तय करने के लिए स्वतंत्र हैं कि उन्हें क्या करना है। क्या वे इस तरीके को स्वीकार करने जा रहे हैं, इस पद्धति को अपना रहे हैं, स्थानीय स्थिति में अपने स्वयं के संसाधनों और उपलब्ध सरकारी सहायता के साथ इसे अपनाते हैं या नहीं, ये सब लोगों पर निर्भर करता है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रचार और उपयोग का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रमोशन एंड यूसेज। बहुत सारे सिद्धांत विकास में उन समकालीन परिवर्तनों पर आधारित हैं जो आज देश में हो रहे हैं। आज सूचना संचार प्रौद्योगिकी का युग है, जिसे लोकप्रिय रूप से आईसीटी के रूप में जाना जाता है, और डिजिटल इंडिया अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश के सभी हिस्सों में इंटरनेट की पहुंच के लिए बड़े प्रयास किए हैं। आज कई घरों में गैजेट्स और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी तक पहुंच चुकी है। ऐसे में प्रसार एजेंट लोगों को आईसीटी के प्रयोग के बारे में बता सकते हैं, इसका प्रचार कर सकते हैं और लोगों को उनके व्यवसायों या उद्यमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका स्वयं भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मशीन के पुर्जों, बीज की उपलब्धता, खाद की लागत, दवाओं, प्रौद्योगिकी, मौसम की रिपोर्ट और ऐसी अनेक चीजों के बारे में अपडेट पाने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करना। प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स। प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती होती है कि वे लाभार्थियों के लिए विज्ञान की सभी शाखाओं में नवीनतम अनुसंधान विकास के बारे में पूरी जानकारी रखें। हालांकि यह हमेशा और मानवीय रूप से संभव नहीं हो पाता है, इसलिए अनुसंधान संस्थानों के प्रशिक्षित विशेषज्ञ ही प्रसार कार्यकर्ता को जानकारी देते हैं। ये जानकारी किसी विशेष क्षेत्र में नवीनतम वैज्ञानिक विकास के संबंध में होती, जिसे विशेष रूप से गांवों में, क्षेत्रों में अपनाने की गुंजाइश होगी। इसके बाद स्वयं सहायता समूहों का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आता है। आपको इस बात की जानकारी होगी कि कैसे स्वयं सहायता समूहों ने सहकारी समितियों में काम करना पसंद करने वाली महिलाओं को श्रेय देकर भारत में एक क्रांति लाई। स्व सहायता समूह को लोकप्रिय रूप से एसएचजी कहा जाता है। भारत में एसएचजी विशेष रूप से बैंक लिंकेज कार्यक्रम में एक बड़ी सफलता है। स्वयं सहायता समूह ने लाखों महिलाओं को लाभान्वित किया है और उन्हें आत्मनिर्भर और बैंक में जाने योग्य बनाया है। इन्हें पूरे भारत में और मजबूत और विस्तारित किया जाना है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का प्रमुख योगदान है। जब उन्हें अपने स्वयं के लाभ के लिए और अपने स्वयं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए किसी भी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें पैसे की जरूरत होती है। संतुष्टि का सिद्धांत या द प्रिंसिपल ऑफ सैटिस्फैक्शन। यह एक प्रमुख सिद्धांत है, क्योंकि सभी प्रसार कार्यों का लक्ष्य लोगों की संतुष्टि ही है। इसे तभी सफल माना जाता है जब लोग अंतिम उत्पाद से संतुष्ट होते हैं। इसे तब प्राप्त किया जा सकता है जब लोग ऐसे नवाचारों को अपनाकर पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करते हैं जो आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुकूल है। उदाहरण के लिए, पेटीएम या गूगल पे के माध्यम से धन हस्तांतरण को समझने के लिए मोबाइल फोन के उपयोग से प्राप्त संतुष्टि। मूल्यांकन का सिद्धांत या द प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। यह प्रसार शिक्षा का अंतिम सिद्धांत है, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है। लाभार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
प्रतिक्रिया प्राप्त करके प्रसार कार्यकर्ता समुदायों में प्रथाओं को बदल सकेगा या उनमें सुधार कर सकेगा या उनका मूल्यांकन कर सकेगा। उस विशेष प्रसार कार्य के उद्देश्यों की प्रगति और उपलब्धि को निर्धारित करने में मदद कर सकेगा। यह भविष्य में सुधार लाने में भी मदद करता है। आप इस चर्चा से परिचित होंगे जो पिछले सत्र में हुई थी, जिसमें हमने प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के बारे में चर्चा की थी और प्रक्रिया का अंतिम चरण मूल्यांकन था। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और हमारे सत्र के इस भाग पर वापस आ सकते हैं। तो अब यह सत्र समाप्त होने जा रहा है। मैं चाहती हूं कि आप एक छोटी सी गतिविधि करें जिसमें आप अपनी पसंद के प्रसार शिक्षा के किन्हीं 5 सिद्धांतों को चुन सकते हैं। अपने आसपास के ग्रामीण समुदाय या अपने आसपास के शहरी मलिन समुदाय को देखिए और तरीके और संसाधन खोजने का प्रयास कीजिए। इन 5 सिद्धांतों के माध्यम से आप उस समुदाय विशेष के लिए एक परिवर्तन एजेंट के रूप में प्रसार शिक्षा कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं, इसके बारे में कम से कम 20 बातें लिखें। इसके साथ मैं अपने सत्र को समाप्त करती हूँ और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।